वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन समझी कि भाई उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस की बात हम लोग समझेंगे, और अक्रॉस द पाई बॉन्ड हम लोग ने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिलेटिव चेंज की बात समझी, ठीक है। तो अक्रॉस द पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी समझा, और कैसे रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस से हम लोग जानेंगे कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है। तो अक्रॉस द पाई बॉन्ड आपको नई डिस्टेंसेस मिलनी चाहिए, तो यही आइडिया था। ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, ये भी कंक्लूड किया था हम लोगों ने। और क्या कंक्लूजन था हम लोग को कि लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप, लोन पेयर को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और वहां भी हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन वगैरह में sp2 होगा, तो वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी देखा था। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, टोटल आइसोमर्स ठीक है, टोटल आइसोमर्स की जगह टोटल एल्कीन्स अभी, ठीक है। टोटल एल्कीन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 C5H10 एंड C6H12, टोटल एल्कीन्स की बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं। एक्स्ट्रा क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ लिया, ठीक है। और ऑप्टिकल नहीं पढ़ा है, ऑप्टिकल की बात अभी करेंगे। तो या तो यहां लिख सकते हैं इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, या लिख सकते हैं इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो सपोज हम यहां लिख देते हैं इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। आगे से क्वेश्चन क्या होगा, जब सब पढ़ लेंगे तो टोटल आइसोमर्स ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल आइसोमर्स में आप सब कैलकुलेट करेंगे, एल्कीन हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऐड करिए, ऑप्टिकल ऐड करिए, ठीक है। तो सारी बातें होंगी, लेकिन अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जरा समझा जाए। तो एल्कीन ही बनाना है, डीबी आपका 1 आ गया, और एल्कीन बनाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर हम बताएं आपको, तो आप C4H8 के स्केलेटन बनाइए 4 कार्बन के, ठीक है। और 1 2 3 4 ये काम पहले भी कर चुके हैं। और डीबी एडजस्ट करने के लिए हमने पाई बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। ये पाई बॉन्ड लगा दिया, यानी इससे पहले जो आंसर हम लोगों ने निकाला था कि 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है। अगर हम इनको बनाए यहां, तो एक स्ट्रक्चर हमारा बन गया, एक ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और तीसरी पॉसिबिलिटी यहां ये 3 पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब हम लोग ने एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा, तो यहां इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां दोनों ही अटैच ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन से दोनों अटैच ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों हाइड्रोजन हो गए। तो यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन को ऊपर नीचे करने, या इन ग्रुप्स को यहाँ कार्बन से अटैच इथाइल और हाइड्रोजन को ऊपर नीचे करने से नया कंपाउंड नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये आपका सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में काउंट होगा, या ये गिवन स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो नहीं शो कर रहा है। यहां देखा जाए तो यहाँ इस कार्बन से क्या क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी हाइड्रोजन और CH3 तो अगर हम इसको समझें तो इसके बेसिकली 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो हम लोग ने पिछले क्लास में बनाया भी था। H यहाँ आपका CH3 हो गया, यहाँ आपका H हो गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि भाई H ऊपर चला गया, CH3 नीचे, और यहाँ आपका H है और यहाँ क्या है, CH3 है। तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों कंपाउंड सेम तो नहीं है, एक सिस है, दूसरा क्या है, ट्रांस है, दोनों सेम नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या करेगी, डिफर करेगी। तो इसका मतलब कि भाई इसको तो आपने फर्स्ट कहा, लेकिन यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, सिस प्लस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है। यहाँ 2 आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है, यानी 2 अलग अलग, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है, यानी इसको हम लोग आइसोमर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 काउंट करेंगे। समझ में आ रही बात। यहां देखा जाए तो यहां आपने डबल बॉन्ड लगाया, तो यहां भी क्या दिक्कत है कि दोनों ही ग्रुप क्या है, सेम है। इनफैक्ट यहाँ इस कार्बन से भी दोनों ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस कार्बन से भी दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं, CH3 CH3। तो यहाँ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं।
तो यहाँ अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, इसमें दो स्ट्रक्चर्स, दो आइसोमर्स बनाए, ये सेकेंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। यानी अब जो हमारे टोटल आइसोमर्स हो गए वो कितने हो गए, 4 हो गए, इंक्लूडिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बिल्कुल ये दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहां अगर ऐसे लिखे तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। यही आपको छोटा सा काम करना है कि जो आपने पहले, इससे पहले पढ़ा था कि डबल बॉन्ड लगा देते थे, तो डबल बॉन्ड तो लगाइए, लेकिन अगर चेक करिए कि उसमें ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी है तो आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। सिस ट्रांस, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो आप दो पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट करेगा, सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है, और दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर से, ठीक है। मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि आगे करना क्या है। तो C5H10 में देखा जाए, उसको मिटा दें हम। देखा जाए C5H10, इसका आंसर बेसिकली क्या हो गया, इसका आंसर अब 4 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए यहां C5H10, तो C5H10 अगेन डीवी आपका 1 आया, तो आपके पास स्केलेटन बनाने की जो पॉसिबिलिटी है 5, ठीक है, इस टाइप से बना लिया। और एक और स्केलेटन आपका 1 2 3 4 5, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो आ ही नहीं सकता, पहले भी ये बात हो चुकी है। अब इसमें डबल बॉन्ड लगाइए, डबल बॉन्ड आप यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड लगेगा, ये अनसिमेट्रिकल हो गया है तो हर जगह डबल बॉन्ड लगा लीजिए। अब खाली आपको चेक करना है कि किस पॉसिबिलिटी में सिस ट्रांस हो जाएगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा उसमें। तो यहां देखा जाए, यहां डबल बॉन्ड लगाया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं, यहाँ CH2 है। यहां डबल बॉन्ड लगाया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हाँ हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम इस स्ट्रक्चर्स को, इन स्ट्रक्चर्स को एक बार फिर से बना के एक बार समझाएं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम अलग अलग बनाए तो ठीक है, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड यहां हो गया, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहां कर दिया, ठीक है। ये सभी पॉसिबिलिटी हमने बना दिया। अब आपको इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स में चेक कर लेना है कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है। तो आप देखिए यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन और एक क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी हो गई तो 2 काउंट किया जाएगा, सिस प्लस ट्रांस, या आगे चल के कुछ और नाम भी देंगे, ठीक है। तो यहां मान लीजिए अभी सिस ट्रांस की बात करें तो सिस प्लस ट्रांस हो गया। यहां देखा जाए तो यहां भी, यहां क्या है, CH2 है, यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां देखा जाए, यहां डबल बॉन्ड आपने लगाया तो इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन से यहां हाइड्रोजन और CH3, ये तो डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन से यहाँ CH3 और CH3 अटैच है, तो ये दोनों अगेन क्या हो गए, सेम हो गए। तो कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो इसमें भी रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। और यहाँ तो सीधे सीधे दिख ही रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप अगेन क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ सिस प्लस ट्रांस हो जाएगा, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो चीज आप समझ लीजिएगा, यहाँ बना के भी आप समझ सकते हैं उसको। तो ये फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये दोनों डिफरेंट है, ये आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये आपका सिक्स्थ हो गया। तो यहाँ आंसर हम लोग का क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करते हुए हम चीजों को अब आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब C6H12 की बात करते हैं। C6H12,
देखा जाए C6H12, तो फिर से वही बार dB कैलकुलेट किया, dB आपका कितना आ गया 1 आ गया, तो dB1 का मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, एल्कीन या साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो पहले ही मेंशन कर दिया एल्कीन की पॉसिबिलिटी। तो फिर से अब स्केलेटन पे ही समझ जाइएगा। ठीक है, ये 5 पॉसिबिलिटी में हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, ये 5 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगाया जाए, ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगाया जाए। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ आपका डबल बॉन्ड लगाया सिस प्लस ट्रांस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया सिस प्लस ट्रांस हो जाएगा, ठीक है, कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ लगाया कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ आएगा तो सिस प्लस ट्रांस हो जाएगा, और यहाँ आएगा तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं, सिमेट्रिकल कैसे, यहाँ लगाएंगे नहीं CH2 है, यहाँ लगाएंगे तो सिस प्लस ट्रांस हो जाएगा, कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट यहाँ भी होंगे, और इस कार्बन से भी अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे जब यहाँ डबल बॉन्ड आप लगाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ CH2 हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, और यहाँ पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी 2 है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, और दोनों ही केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 16 हो गया। समझ में आई बात? एक बार फिर चेक कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16, तो टोटल एल्कीन्स इंक्लूडिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो आपका आंसर कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, सिस ट्रांस आप समझ गए हैं, तो इसका मतलब सिस ट्रांस तो एक आपने समझा कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस, उसके बाद मॉलिक्यूल में कैसे अप्लाई करना है इसको भी समझने की कोशिश करिए। और यहाँ सिस ट्रांस आ गया, इसका मतलब स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक ही स्ट्रक्चर है, समझ में आ रही बात, लेकिन अब आइसोमर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म भी इंक्लूड करेंगे तो ये 2 पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा सिस ट्रांस, ठीक है, वो दोनों ही डिफरेंट होंगे। तो हम लोग अब टोटल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो स्टीरियो को भी इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। लिखिए टोटल आइसोमर्स of molecular formula C2FClBrI, टोटल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2FClBrI, ठीक है। देखा जाए इसको कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले आप इसका dB निकालिए। तो dB के लिए पहले ही बताया था, हेलोजन को हाइड्रोजन मान लीजिए, तो बेसिकली क्या हो गया C2H4 का फॉर्मूला हो गया, dB1 आ गया, और 2 ही कार्बन है, dB1 एडजस्ट करने का तरीका क्या हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए थे, ठीक है। अब इसको किस पॉसिबिलिटी से आप बनाएंगे, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, आप सिंपल कॉम्बिनेशंस बैठा लीजिए। सपोज यहां फिक्स कर लीजिए इसको, फ्लोरीन को आपने फिक्स कर लिया एकदम, ठीक है, किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। तो फ्लोरीन के साथ क्लोरीन का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, और फ्लोरीन के साथ आयोडीन का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन का कॉम्बिनेशन, फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन, और फ्लोरीन के साथ आयोडीन का कॉम्बिनेशन। बचे हुए एटम्स को यहां लिख दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए अभी। तो फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, तो ब्रोमीन आयोडीन बचा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बनाया आपने, तो आपको पता है ये दोनों डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यहां भी ये दोनों डिफरेंट है।
तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बना लिए। तो फ्लोरीन और क्लोरीन को तो फिक्स रखिए, आयोडीन ऊपर कर दीजिए और ब्रोमीन नीचे। यहां भी देखिए, अच्छा फ्लोरीन ब्रोमीन हो गया, तो यहां आप कुछ भी बना लीजिए, आयोडीन और क्लोरीन बना लीजिए, ठीक है। और इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, यानी यहां फ्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ऊपर आयोडीन नीचे। यहां देखा जाए फ्लोरीन और आयोडीन हो गया, तो क्लोरीन और ब्रोमीन कर लीजिए, यहां अगेन ब्रोमीन ऊपर, क्लोरीन नीचे, और आयोडीन हो गया और यहां फ्लोरीन हो गया। बिल्कुल ये हो जाएंगी आपकी सारी पॉसिबिलिटी। जैसे इसको 1A बोले हम, इसको 1B बोले, 2A, 2B और 3A और 3B। इसमें एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, 1A 1B आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। 2A 2B ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3A 3B ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन इनको आप आपस में कंपेयर करेंगे तो ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। इनके IUPAC नेम डिफरेंट है विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो दे आर बेसिकली पोजीशन आइसोमर्स, दे आर बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उसी प्रकार से 2 और 3, तो 1 2 3 का कॉम्बिनेशन आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का है, और ठीक है। और बाकी आपस में ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये स्टीरियो आइसोमर्स के कॉम्बिनेशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कॉम्बिनेशन है। तो इसमें टोटल आइसोमर्स का सवाल पूछा है, तो टोटल आइसोमर्स का आंसर कितना हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इस फॉर्मूला के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो वो 3 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। इनका और इनका IUPAC नेम क्या है, सेम है, समझ में आ रही बात। तो 1 2 3 ही होगा, ठीक है। तो 1A 1B बेसिकली आपस में ज्योमेट्रिकल है, लेकिन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो स्ट्रक्चरल अगर पूछेगा तो ये आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है और थर्ड वाला है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो टोटल आइसोमर्स तो कैसे कॉम्बिनेशन बैठाना है आप अपने से भी, अपने आइडिया से भी कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग ने अक्रॉस द पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की सारी कंडीशन समझ ली, ठीक है। ये क्रॉस द पाई बॉन्ड कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है, और कैसे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट किया जाएगा या टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट किया जाएगा विद द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया। इसके बाद हम लोग और इससे भी थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहां से समझने की कोशिश करिए कि जैसे अगर आप CH4 की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल CH4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो जो इसका आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हुआ है, तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आप मैक्सिमम 3 एटम्स को ही एक प्लेन में रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 एटम्स को आप बोर्ड के प्लेन में, सपोज बोर्ड के प्लेन की बात हो रही है, तो बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से समझाएं हम, किन्हीं 3 एटम की बात की जा सकती है।
तो अगर ये बोर्ड के प्लेन की बात किया जाए तो बोर्ड के प्लेन में आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मैक्सिमम 3 एटम्स को रख सकते हैं। तो सपोज इस कार्बन, इस हाइड्रोजन को बोर्ड के प्लेन में रखा तो एक एटम को बाहर बनाना पड़ेगा, दूसरे को अंदर बनाना पड़ेगा, तभी आपका हर जगह 109 डिग्री 28 मिनट सेटिस्फाई होगा। तो सपोज इसको हमने कहा बना दिया, बाहर की तरफ बना दिया, और इसको हमने कहा बना दिया, अंदर की तरफ बना दिया। तो ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राहेड्रल के सभी एटम्स को आप बोर्ड के प्लेन में नहीं रख सकते, ठीक है। एक बाहर जाएगा, एक अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को सॉलिड वेज, और ये आपका क्या हो गया, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, और उसको हम डैश वेज, ठीक है, डैश वेज बोल रहे हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेरे ख्याल से आपको क्लियर भी होगी। अब इसी स्ट्रक्चर में जैसे हमने यहां हाइड्रोजन बनाया, ठीक है, और आपने कहा कि भाई एक एटम तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा और एक एटम आपका इनटू द प्लेन हो गया, ठीक है। तो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। सपोज हाइड्रोजन हटा के हम कुछ और लगा दे, कार्बन लगा दें, ठीक है, इस टाइप से कार्बन लगा दिया। और सपोज इसको भी आगे कंटिन्यू कर दी, यहां कंटिन्यू कर दी, यहां कंटिन्यू, यहां कंटिन्यू कर दी। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली हमने बना क्या दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया। कोई भी साइकिल बना सकते हैं, 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड साइकिल। तो हमने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो क्या ये कंडीशन चेंज होने वाली है? नहीं, कंडीशन तो चेंज नहीं होगी। अभी भी आप कार्बन से अटैच 2 कार्बन को क्या कर रहे हैं, बोर्ड के प्लेन में रख रहे हैं। तो एक एटम बाहर जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, अंदर जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो वही चीज समझा रहे हैं। तो कार्बन से अटैच एक ग्रुप बाहर जाएगा, एक ग्रुप क्या जाएगा, अंदर जाएगा। और साइकिल के सभी एटम्स हमने अभी के लिए क्या मान के रखे हैं कि बोर्ड के प्लेन में है। ये सभी कार्बन क्या है, बोर्ड के प्लेन में अगर है तो ऐसी सिचुएशन हमको दिख रही है, ठीक है। तो यहीं से इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इस बात को हम लिख भी सकते हैं, मैक्सिमम 3 एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन प्लेन इन ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। represented in one plane in a tetrahedral geometry. ठीक है, मैक्सिमम 3 एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन प्लेन इन अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अगर रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो सपोज हम यहां, ठीक है, CH3 की बात करें और हाइड्रोजन की बात करें, यहां भी CH3 की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है। तो इसको किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी अगर बात की जाए, ठीक है, तो या तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ आपका CH3 हो गया, यहाँ H हो गया। लेकिन हमको पता है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। तो अगर इस कार्बन से अटैच ये कार्बन, ठीक है, और यहाँ ये कार्बन, ये जो एटम बॉन्ड है, ये अगर बोर्ड के प्लेन में, सपोज ये, ठीक है, हम बोर्ड के प्लेन में बना रहे हैं, साइकिल को बोर्ड के प्लेन में बना रहे हैं, तो ये कार्बन भी बोर्ड के प्लेन में बन गया। यहाँ भी ये कार्बन और ये कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा, ठीक है। तब अब दिक्कत क्या होगी, अगर ये बोर्ड के प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में, यहाँ भी ये बोर्ड के प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों बॉन्ड्स कहाँ जाएंगे, एक को इनटू द प्लेन और एक को आउट ऑफ द प्लेन जाना पड़ेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी
पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक CH3 को हमने इनटू द प्लेन बना दिया और दूसरा हाइड्रोजन को हमने क्या बना दिया, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, यहां भी सपोज एक CH3 को हमने इनटू द प्लेन बना दिया और हाइड्रोजन को हमने आउट ऑफ द प्लेन बना दिया। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। या देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम लिख सकते थे यहां। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि यहां CH3 आपका आउट ऑफ द प्लेन हो गया और हाइड्रोजन आपका इनटू द प्लेन हो गया। ठीक है, और इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको फिक्स कर दीजिए। CH3 हो गया और यहां हाइड्रोजन हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा, अभी के लिए याद कर लीजिएगा कि भाई अगर, ठीक है, अगर हम प्लेन की बात करें, ठीक है, अगर प्लेन की बात करें, जैसे ये तो हमको समझ में आ गया कि सर ये आपका बोर्ड के प्लेन में है तो एक बाहर जाएगा एक अंदर जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली उसका प्लेन क्या होगा इसको भी समझने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। इसको अगर हम एक और व्यू देने की कोशिश करें, यहां हमने क्या किया है कि इसको बोर्ड के प्लेन में रखा है और इसको क्या बनाया है, ठीक है, इसको बाहर और अंदर बनाया है। अच्छा, टेट्राहेड्रल के इस प्रॉपर्टी को हम यहां लिख भी दें, जैसे यहां आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल में अगर किन्हीं तीन एटम्स का प्लेन बनाते हैं, सेंटर से पास करते हैं, सपोज इस हाइड्रोजन, इस कार्बन, इस हाइड्रोजन से हम एक प्लेन बनाते हैं और उसको सेंटर से पास करते हैं, ठीक है, और इस हाइड्रोजन, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का प्लेन बनाते हैं और सेंटर से पास करते हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर में प्लेन में होंगे। ठीक है, तो दो एटम्स का प्लेन अगर सेंटर से पास कराते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिए, अभी के लिए याद रख लीजिए। ठीक है, बाद में फर्दर इसको, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें हम मान के चलेंगे कि भाई या तो आपको आती हो या तो अभी मान लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे इसको आगे चल के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, ठीक है, अगर मान लीजिए हम दो एटम्स को लेके अगर एक प्लेन पास करें, ठीक है, सेंटर से, तो बाकी दोनों एटम्स से अगर प्लेन पास करें सेंटर से, तो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस स्ट्रक्चर को अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है कि हमने क्या माना, देखिए ये आपका पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, तो ये जो एक अंदर और एक बाहर है, ये बेसिकली है कहां, तो ये हाइड्रोजन इस प्लेन में, इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां से बीचों बीच बाहर है और दूसरा CH3 क्या है, उतना ही अंदर है इस प्लेन में। ठीक है, ये प्लेन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको x डिफाइन करें, इसको y डिफाइन करें, तो ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन किस प्लेन में है, XY प्लेन में है, और बाहर की तरफ हमने क्या डिफाइन कर दिया, Z डिफाइन कर दिया। तो ये हाइड्रोजन और ये CH3 किस प्लेन में है, तो ये XZ प्लेन में, ये XZ प्लेन में। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, XZ प्लेन में हो जाएंगे। ये आइडिया आपको रखना है। तो अगर इसका हम एक और रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करें, अगर हम इसको मान लें कि भाई ये परपेंडिकुलर प्लेन में बनाया जाए, तो ये दोनों बोर्ड के प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर प्लेन में बनाने का तरीका हमारे पास क्या है, ठीक है, और यहां अगर हम दिखाने की कोशिश करें, डॉटेड मतलब इनटू द प्लेन होगा, और सॉलिड अगर बना रहे तो उसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन होता है। ठीक है, तो यहां अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो एक अंदर चला गया, दूसरा बाहर चला गया, कार्बन से अटैच। फिर से समझने की कोशिश करिए, ये जो साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन हमने किस प्लेन में बनाया है, अब हमने ये XZ प्लेन में बनाया है, XZ प्लेन। समझ में आ रही बात? ये पूरा, ये साइक्लोप्रोपेन समझ लीजिए, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर।
अभी मान के चल रहे हैं इसको हमने क्या बना दिया है, परपेंडिकुलर प्लेन में। या तो बोर्ड के प्लेन में सारे आइटम्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, या तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मान लिया। तो परपेंडिकुलर प्लेन में माना तो ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ये जो दोनों कार्बन है बोर्ड के प्लेन में दो ही कार्बन है, ये दोनों कहाँ है, आपसे दूर है, ये दोनों कहाँ है, आपकी तरफ है, और ये इस प्लेन में बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो अगेन जब एक अंदर और एक बाहर रिप्रेजेंट हो गया तो बाकी स्ट्रक्चर्स कहाँ जाएंगे, बोर्ड के प्लेन में। तो ये आपका CH3 हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, H हो गया, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ H हो गया। समझ में आई बात। और यहां देखा जाए तो यहाँ CH3 एक अंदर की तरफ, ये आपका CH3 हो गया, अंदर क्या अभी नीचे ऊपर की तरफ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हुए। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि साइकिल के कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो था, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस कहां हुआ। जैसे CH3 और CH3 की डिस्टेंस देखिए ये x है, और यहाँ CH3 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, और x इज नॉट इक्वल्स टू y, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, फर्स्ट और ये क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि दो CH3 के बीच, या किसी को ले लीजिए, हाइड्रोजन और CH3 का डिस्टेंस ले लीजिए, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन का डिस्टेंस ले लीजिए, तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो CH3 के मैक्सिमम डिस्टेंस, CH3 के मिनिमम डिस्टेंस। तो CH3 के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर ट्रांस हो गया है, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम हो चुकी है, और ये स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, सिस हो चुका है, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस क्या हो चुकी है, मिनिमम हो चुकी है। अगेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अक्रॉस द साइकिल। चलिए इसको एक और एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करें, या इसी को फिर से एक बार ड्रॉ करके समझाएं। अच्छा, कुछ आसान तरीकों से भी लोग समझाने की कोशिश करते हैं। आसान तरीके क्या है कि अगर मान लीजिए यहां, ठीक है, हमने CH3 और CH3 बना दिया, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन आपने चेक किया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। साइकिल एक तरीके से पाई बॉन्ड का काम कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम कर रहा है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो एक तो हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा हम मान सकते हैं कि भाई इसको हमने परपेंडिकुलर प्लेन में अगर मान लिया, ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, CH3H, यहां CH3H, ठीक है, और इसको ऊपर नीचे कर दिया, एक जगह फिक्स रखा और उसको H को ऊपर कर दिया, CH3 को नीचे कर दिया, यहां आपका H रहेगा, यहां आपका CH3 रहेगा। तो ये डिस्टेंस आपकी बड़ी वाली, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस बड़ी वाली, ये डिस्टेंस पास वाली, मतलब इसी से स्ट्रक्चर हो गया, ये रिलेटिवली क्या हो गया, ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। ये भी एक आसान रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसको, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अब इसको समझा जाता है कि भाई साइक्लोहेक्सेन क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में मानते हैं, जिससे पहले हमने जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया। या कुछ लोग और सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं, तो इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं, CH3H, ये आपका CH3H, और CH3 को रिलेटिवली नीचे कर दिया और CH3 को ऊपर कर दिया H। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर सिस स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। यही मतलब है कहने का, ठीक है। अच्छा, एक बार और हम परपेंडिकुलर प्लेन वाली बात आपको समझाएं। परपेंडिकुलर प्लेन वाली बात क्या है, उसको समझने के लिए बेटर क्या है, एक अलग तरीके से इसको बनाया जाए।
सपोज हमने यहां CH3 बना दिया, यहां H बना दिया, ठीक है, यहां भी CH3, यहां H, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी में हम इसको बनाने जा रहे हैं। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई CH3 एक ये पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां हमने हाइड्रोजन बना दिया, CH3 को आउट ऑफ द प्लेन बना दिया और इसको फिक्स रखा, CH3 आउट ऑफ द प्लेन, और ये आपका H। अब देखिए यहां थोड़ा सा समझने में दिक्कत क्या है कि भाई ये स्ट्रक्चर्स हमने जो बनाए, ठीक है, इनको एक बार एक अलग तरीके से समझा जाए। हमने जो आपको बताया कि टेट्राहेड्रल में दो एटम्स को पकड़िए, उनको उनका प्लेन बनाइए, सेंटर से प्लेन बनाइए और पास कराइए, ठीक है। तो सपोज इन दोनों ये कार्बन का आपने प्लेन जो बनाया, ठीक है, सेंटर से पास कराया, और ये कार्बन का जो प्लेन होगा वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, ठीक है। इस बात को बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए। कहने का मतलब कि अगेन एक्सिस अगर हम डिफाइन करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बोर्ड का प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये कार्बन कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। और ये CH3, ये हाइड्रोजन, अब ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, इसको ऐसे समझिए, यहां हमने एक लाइन बनाया, ठीक है, वाई एक्सिस पे ऐसे लाइन बनाया, ठीक है, यहां पे एक एटम है मान लीजिए। अब हम इसको थोड़ी सी बाहर निकाल लें, ये आपका बीचों बीच एकदम बाहर आया, ठीक है। जितना आपने इसको बाहर निकाला उतना ही, ठीक है, सपोज हमने बाहर किसको निकाला, हाइड्रोजन को, तो यहां फिर से समझिए, हमने बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और उतना ही अंदर कौन जाएगा, CH3 जाएगा, ठीक है। और उसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और ये किस प्लेन में हम बाहर और अंदर की बात कर रहे हैं, ये आपका YZ प्लेन, ठीक है, YZ प्लेन ऐसा, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करिए, ये आपका YZ प्लेन है। तो YZ प्लेन में हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा। अगर मान लीजिए YZ प्लेन हम आपको घुमा के दिखाएं, इस टाइप से दिखाएं, तो YZ प्लेन में एक तरफ कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, और एक तरफ कौन होगा, CH3 होगा। ये YZ प्लेन है, ध्यान से देखिए, ठीक है। YZ प्लेन वैसे तो ऐसे है, ठीक है। इस प्लेन में जो अपीयरेंस होगा वो अगर हम आपको दिखाएं तो हाइड्रोजन आपका ऐसे है और CH3 आपका इस प्रकार से, बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक है। फिर से समझिए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और ये आपका CH3 है, ये दिख रहा है आपको, बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपको दिख रहा है। अब ये क्योंकि YZ प्लेन है तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे तो एक स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, आपकी तरफ दिखेगा, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर आपसे दूर दिखेगा। अच्छा, एकदम सामने से देखेंगे तो सामने से देखेंगे, अगर मान लीजिए हम ऐसे दिखाने की कोशिश करें तो सामने से क्या दिखेगा, हाइड्रोजन के पीछे CH3 दिखेगा आपको, हाइड्रोजन ही दिखेगा, CH3 आपको नहीं दिखेगा। समझ में आ रही बात, ऐसे घुमाए तो आपको दिख भी रहा होगा कि भाई हाइड्रोजन के पीछे CH3 हमको नहीं दिख रहा है। और कौन सा प्लेन है, ये YZ प्लेन है। समझ में आ रही बात। और ये सभी कार्बन किस प्लेन में है, XY प्लेन में, ठीक है। तो इस चीज को क्लियरली मेरे ख्याल से यहां से आप समझ पा रहे होंगे। ये दोनों कार्बन बोर्ड के प्लेन में है, किस प्लेन में, XY प्लेन में। और ये जो हाइड्रोजन और ये जो CH3 है वो किस प्लेन में है, YZ प्लेन में है। और YZ प्लेन में हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, और अब आप एकदम सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ हाइड्रोजन दिखेगा, उसके पीछे 109 डिग्री 28 मिनट पे YZ प्लेन में कौन है, CH3 है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रही बात, यही छोटी सी बात है इसमें। तो अगर इसको हम और शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो हम किसी एक की बात करें तो रिलेटिवली दूसरे की बात हो जाएगी। सपोज हम CH3 की बात करना चाह रहे हैं तो CH3 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की पोजीशन ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगी। तो हमको अगर बनाना होगा तो हम बनाएंगे इस प्रकार से कि CH3 बीचों बीच हमने बनाया, CH3 बाहर की तरफ है और यहां CH3 क्या है, अंदर की तरफ है। फिर से समझिए, आप सामने से देख रहे हैं तो सामने से देख रहे हैं तो यहां कौन दिख रहा है, बाहर की तरफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात हमने नहीं किया, हाइड्रोजन के पीछे कौन है, उतना ही अंदर कौन है, CH3 है। किस प्लेन में, YZ प्लेन में, ठीक है। YZ प्लेन समझ रहे हैं, इसके एकदम परपेंडिकुलर, बीचों बीच परपेंडिकुलर, ठीक है। इस चीज को बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए।
ये आपका बीचों बीच क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो CH3 आपका अंदर की तरफ और ये CH3 क्या है बाहर की तरफ, ये देखिए ये CH3 क्या है बाहर की तरफ YZ प्लेन में, और उतना ही अंदर कौन है हाइड्रोजन है। बीच में बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 28 में। तो हम लोग को बेसिकली रिलेटिव डिस्टेंसेस की बात करनी है, तो सिर्फ CH3 की बात कर लिया जाए, उससे हम लोग का काम चल जाएगा। अच्छा, ये बाहर अंदर हम कर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि अगेन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, अगर इसको हम बनाएं तो दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम बनाएं तो यहां CH3 को हमने कहां बनाया है बाहर की तरफ, और इस CH3 को भी क्या बनाया है बाहर की तरफ। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है सर कि ये जो CH3 ये बाहर की तरफ था, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ हो सकता है ना, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ नहीं है। ये YZ प्लेन ये है, ये देखिए यहां CH3 क्या है ऐसे बाहर है बीचों बीच YZ प्लेन पे, ठीक है। और उतना ही अंदर कौन है हाइड्रोजन है। अगेन 3 डायमेंशनल चीजें हैं, ध्यान से एकदम समझिएगा। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये CH3 कुछ कहां है, ये CH3 आपका यहां है बाहर की तरफ, और ये CH3 आपका बाहर की तरफ, एक ये पॉसिबिलिटी है। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो गई है x हो गई। अब इसी CH3 को हम पीछे भेज दें, ठीक है, इसी CH3 को हम पीछे भेज दें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी y हो जाएगी, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो अगर हम यहां से समझाने की कोशिश करें, ठीक है, यहां समझिए, ये CH3 आपका बाहर और ये CH3 आपका बाहर, ठीक है, ये CH3 दोनों क्या है बाहर, ऐसे देखिए, ठीक है, ये दोनों CH3 बाहर की तरफ है, तो इनके बीच डिस्टेंस क्या हो गई x हो गई। अब उस CH3 को हम पीछे भेजने जा रहे हैं, ठीक है, पीछे भेजने जा रहे हैं, हमने इस प्रकार से भेज दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि CH3 की डिस्टेंस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और ये ट्रांस स्ट्रक्चर हो चुका है। ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यही है, ठीक है। तो उसी चीज को हमने आपको समझाया कि इसमें CH3 की डिस्टेंस क्या है ज्यादा वाली है, स्ट्रक्चर क्या हो गया है ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ स्ट्रक्चर क्या हो गया सिस स्ट्रक्चर हो गया, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस हो गया है। और रोटेशन से इसमें कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि साइकिल के कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया है, और रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस फॉर सेम IUPAC ने मतलब ये क्या हो गया आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, आगे चल के इसको और आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि और आसान अगर इसको किया जाए तो साइक्लोहेक्सेन को अगर हमने बोर्ड के प्लेन में माना, साइक्लोहेक्सेन को बोर्ड के प्लेन में माना, तो इस CH3 के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये CH3 बाहर जाएगा, या तो ये CH3 क्या है अंदर की जाएगा। बाहर जाएगा तो उसको अगर हम अप बोल दें, और अंदर जाएगा तो डाउन बोल दें, तो दो पॉसिबिलिटी में ये क्या लिख सकते हैं आप, इसको हमने ये जो कॉम्बिनेशन लिखा है ये डाउन अप का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन क्या है CH3 भी बाहर और CH3 भी बाहर, तो ये अप का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रही बात। अच्छा, इस दोनों CH3 को आप बाहर बना दीजिए, या एक और पॉसिबिलिटी हम बना दें कि दोनों CH3 को हम अंदर बना दें। दोनों CH3 को हमने कहां बना दिया अंदर की तरफ बना दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे डाउन डाउन की पॉसिबिलिटी बोलेंगे। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, और इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे सिस कहेंगे। और डाउन अप कहिए चाहे अप डाउन कहिए, रिलेटिवली दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगी ट्रांस वाली बड़ी वाली डिस्टेंस होगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे ट्रांस बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों बेसिकली क्या है सेम है, और इसमें आप इसको बाहर कर दीजिए, सॉरी ये बाहर है, इसको अंदर कर दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, वो भी रिलेटिवली चीज क्या है सेम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप बात समझ गए। अच्छा, जितना हमने अभी तक पढ़ाया उसको फिर से एक बार ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल अगर मान लीजिए ज्यादा दिक्कत हो तो आप एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लीजिए। बेसिक पॉइंट ये समझने का ये है कि भाई टेट्राहेड्रल में किन्हीं दो एटम्स को लेके सेंटर से पास करके प्लेन बनाइए, तो बाकी दो एटम का अगर प्लेन आप सेंटर से पास कराएंगे तो वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। बस यही बात आपको समझना है, और इसी बेसिस पे ऐसे स्ट्रक्चर्स हम बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बढ़िया समझिएगा, और एट द एंड ये काफी आसान हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों प्लेन में बनाया, तो एक अंदर एक बाहर बनाना पड़ेगा। अब वो अंदर बाहर किस तरीके से है, किस प्लेन में है, ठीक है, कैसे पोजीशन है उसकी, वो हमको समझना जरूरी होगा, ठीक है।
तो ये बीचों बीच बाहर और ये क्या है, बीचों बीच अंदर। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। तो ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया। अब यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।